घनश्याम तिवारी आज बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से कुछ वक्त के लिए अलग हुए तिवारी की घर वापसी दमदार रही। एक रिपोर्ट देखिए। तिवारी की दावेदारी सभी पर भारी। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और प्रांतीय नेतृत्व के प्रति भी कि जिन्होंने सबने टिकट के लिए सहयोग किया। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी से घनश्याम तिवारी गदगद हैं, तो राज्यसभा टिकट की उम्मीद लगाए बैठे पार्टी के कई दिग्गज हैरान। लेकिन राजस्थान की सियासत के छुपा रुस्तम साबित हुए घनश्याम तिवारी शुभकामनाएं लेने और नई जिम्मेदारी के निर्वहन की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान भी आत्मनिर्भर बने और अपने स्वयं के उस पर संसाधन विकसित करें, तो वो सब आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं के लिए सब लोग मिलकर काम करें। 3 बार सांगानेर से विधायक रहे तिवारी ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 45 साल के सियासी अनुभव वाले तिवारी को पिछली बीजेपी सरकार में वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पार्टी में सुनवाई न होने पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर भारत वाहिनी बनाई और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि असफलता हाथ लगने के बाद तिवारी ने कांग्रेस का भी हाथ थामा। लेकिन आरएसएस विचारधारा के घनश्याम तिवारी की 2020 में बीजेपी में फिर से वापसी हुई। अब तिवारी को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर पार्टी के बड़े नेता एक मत नजर आ रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है, उनके अधिकार के वो पालना करेंगे, उसकी हम उनकी पालना करने का काम हमारा होगा। घनश्याम तिवारी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। घनश्याम जी क्योंकि बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, राज्यसभा में अच्छी तकरीर करेंगे, राजस्थान के हितों की वहाँ बात करेंगे, तो विशेष ही है राजस्थान की पार्टी को भी संबल ताकत मिलेगी। इतने वरिष्ठ अनुभवी राजनेता हैं, दिल्ली में रहेंगे तो राजस्थान की पैरवी करेंगे। बहरहाल तिवारी की उम्मीदवारी प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तिवारी की दावेदारी से कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन इस फैसले से आलाकमान ने राजस्थान बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है और वो ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय के लिए तैयार रहना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं कांग्रेस ने इस बार 3 बाहरी प्रत्याशियों को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का मन बनाया है, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में प्रदेश के उम्मीदवार बनाए जाने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन पिछले 3 सालों में टिकट का ट्रेंड बदला है, जो मिशन 2023 के लिए टेंशन साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल। बाहरी बनाए उम्मीदवार, अपनों पर नहीं एतबार। आलाकमान का फैसला, 3 साल में ट्रेंड बदला। राज्यसभा रण की नाराजगी 2023 में ना पड़ जाए भारी। राज्यसभा के रण में कांग्रेस ने राजस्थान में अपने रणबांकुरों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जिनको राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है उसने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन प्रदेश के बजाय बाहरियों पर विश्वास जताने पर कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने तो पार्टी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह तक दे डाली। राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है, कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं
मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें। टिकट की दौड़ में प्रदेश के कई नेताओं के नाम रेस में शामिल थे, लेकिन पार्टी ने तीनों बाहरी प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई। राज्यसभा के रण में प्रदेश के नेताओं को ही टिकट देने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले 3 सालों से कांग्रेस में टिकट को लेकर ट्रेंड बदला है। साल 2000 से अब तक की बात करें तो टिकट का बदलता ट्रेंड। साल 2000 में आर.पी. गोयंका, जमुना देवी और मूल चंद्र मीणा को टिकट, ये तीनों ही प्रत्याशी राजस्थान से हैं। साल 2002 में नटवर सिंह, प्रभा ठाकुर और अबरार अहमद को टिकट दिया, ये तीनों प्रत्याशी भी राजस्थान से ही हैं। 2004 में संतोष बागडोदिया को टिकट दिया गया, जो राजस्थान से ही हैं। 2006 में टिकट पाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी भी राजस्थान से हैं। 2008 में प्रभा ठाकुर को टिकट मिला, जो राजस्थान से हैं। 2009 और 2010 में नरेंद्र बुडानिया को टिकट मिला, जो राजस्थान से हैं। 2010 में टिकट पाने वाले अश्क अली टांक भी राजस्थान से हैं। 2010 में आनंद शर्मा को टिकट मिला, जो राजस्थान से बाहर के हैं। 2012 में अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुडानिया को टिकट मिला, जो राजस्थान से हैं। 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को टिकट मिला, जो राजस्थान से बाहर के हैं। 2020 में केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को टिकट मिला। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से बाहर के और नीरज डांगी राजस्थान से हैं। साल 2000 से लेकर 2012 तक केवल आनंद शर्मा ही ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान से बाहर के थे और जिन्हें टिकट मिला, जबकि 2019 और 2020 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से बाहरी होने के बावजूद टिकट मिला। इस बार कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी बाहर के हैं। मजबूरी है, इसलिए बाहरी मन से प्रदेश नेता आला कमान के फैसले पर सहमति जता रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं का फैसला जो किया है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखकर किया है। देखिए, इस मामले में हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी मिलकर करते हैं हम उसमें सहमत हैं। हालांकि बाहरी प्रत्याशी वाले पार्टी के प्रदेश का ये कहकर बचाव किया जा रहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर के ही फैसले करती है, लेकिन कहीं ये फैसला मिशन 2023 पर भारी न पड़ जाए। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से अधिक जानकारी के साथ और अपडेट के साथ। बाबूलाल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस वक्त चल क्या रहा है विधानसभा में और विधानसभा के बाहर। घनश्याम तिवारी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दूसरा उम्मीदवार भी बीजेपी ने उतारने का ऐलान कर दिया है। सुभाष चंद्रा को बीजेपी अपने पार्टी के सिंबल पर भी नामांकन दाखिल करा रही है। इसके अलावा निर्दलीय के तौर पर भी उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। और इस वक्त जो है महेश जोशी ने हमसे थोड़ी देर पहले बात करी तो उनका यही कहना था कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है और वो एमएलएज की खरीद फरोख्त कर अपनी दूसरी सीट जीतना चाहती है। हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं, दिनेश से बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो कब तक पहुंच जाएंगे। दिनेश, देखिए, अभी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कुछ देर पहले पहुंचे मोती डूंगरी और वहां पर मोती डूंगरी पहुंचकर हनुमान मंदिर है वहां पर दर्शन किए हैं और उसके बाद में तीनों प्रत्याशी जो है वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री निवास पर। और कुछ देर बाद में यहां पर अभी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही देर में, क्योंकि अभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी वो यहां पर पहुंचेंगे विधानसभा और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से एक नई एंट्री हो गई है इस रण में, तो मामला जो है वो रोचक और रोमांचक होता जा रहा है। जिस तरीके से एक 5वें प्रत्याशी के रूप में एक एंट्री हुई है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है कांग्रेस की। अभी तक जो है ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 सीटें हर हाल में जो है वो जीत लेगी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा अगर इस तरीके अगर 3 सीटें जो है कांग्रेस को जीतनी है। तो स्थितियां जो है विधानसभा में, उस स्थिति में सभी लोगों को, सभी विधायकों को जो है वो खुश रखना, संतुष्ट रखना और अपने साथ रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए,
क्योंकि संख्या बल जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि थोड़ा सा भी गणित ऊपर नीचे हुआ तो पूरा जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिलहाल जो है वो कांग्रेस की जो है वो मुश्किलें बढ़ी हुई है। मुख्य सचेतक महेश जोशी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी वो भी पहुँचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, 3 बजे तक जो है नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। जो भी औपचारिकताएं शेष रह गई है, कई मंत्री विधायकों को जो है वो बुलाया गया है मुख्यमंत्री निवास पर और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत के भी उनके साथ में पहुंचने की संभावना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे। बाबूलाल धायल जो है वो हमारे साथ में एक बार फिर बीजेपी। दिनेश, एक चीज और भी अगर आप बाबूलाल से भी समझे और आप भी जरा सा इसको समझाएं, जो बीजेपी ने मुकाबला रोमांचक बनाने की कोशिश की और उन्हें ये लग रहा है कि सरकार के भीतर कुछ खटास है, एमएलए नाराज हैं, खासतौर से जो निर्दलीय हैं, जो दूसरे दलों के जो विधायक हैं, उनको वो अपने समर्थन में ला करके और जो है दूसरी सीट को जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ा दाव खेला है, लेकिन ये दाव कितना कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, पहले बाड़ाबंदी करनी पड़ेगी, उनको मजबूत किलेबंदी करनी पड़ेगी अपने विधायकों को, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ढील दी गई तो फिर खेल बिगड़ सकता है और खेल बिगड़ने की स्थिति में फिर सरकार की फजियत हो सकती है कि आखिर उनके पास में पर्याप्त बहुमत था। क्योंकि जब ट्रस्ट वोट का वक्त आया था तो 125 से विधायक जो हैं सरकार के समर्थन में थे उस वक्त, सारे निर्दलीय, इसके अलावा बीटीपी उनके साथ में थी और जो सीपीआई के एमएलए थे उन्होंने तक समर्थन कर दिया था। तो सरकार उसी बाबूलाल तो ये स्थिति जरा सा अभी अगर आप समझाएं, बाबूलाल जरा अगर अभी स्थिति आप समझाएं, आरएलपी का रुख क्या कोशिश कर रही है दूसरा उम्मीदवार उतार करके बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास में पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद वो दूसरे उम्मीदवार को उतार करके और राजस्थान में एक गलत परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो मुकाबला बहुत रोचक होने जा रहा है। जो दूसरे उम्मीदवार आए हैं उनके पास 11 वोट जब तक नहीं होंगे तब तक वो राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा दूसरे जो दल है उनसे संपर्क साधा गया है, आरएलपी से समर्थन की कोशिशें चल रही हैं, बीटीपी के जो 2 विधायक हैं उनसे भी संपर्क की पूरी कोशिश चल रही है। इसके अलावा निर्दलियों पर डोरे डाले जा रहे हैं कि आप कैसे भी करके हमारे साथ आइए, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव है। जो भाजपा की मानसिकता के, भाजपा की विचारधारा के जो विधायक हैं उनको जो है उनको अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है बीजेपी की ओर से, और उन्हें यह भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर आप हमें इस वक्त समर्थन देंगे तो हम आपको अगले साल होने वाले चुनाव में आपको बीजेपी का टिकट देंगे। तो बहुत सारे जो हैं अभी जोड़ तोड़ की कोशिशें चल रही हैं, बीजेपी के कई विधायक एक्टिव हो रहे हैं और सबके सब यही कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी सीट भी उनके खाते में आ जाएगी। तो फिर महेश जोशी एक बार फिर से बता जाइएगा, क्या मान रहे हैं आप? 3-1 का स्कोर रहेगा फाइनल। 3-1 का स्कोर रहेगा, लेकिन बीजेपी वाले आश्वस्त है कि वो दोनों जीत जाएंगे। वो पहले भी कई चीजों में आश्वस्त रहे हैं। जो हमारा विश्वास मत की बात थी और दूसरे जब भी मुद्दे आते हैं वो आश्वस्त रहते हैं, लेकिन उनके जो क्या कहते हैं मुंगेरे लाल के हसीन सपने वो कभी पूरे नहीं होते, इस बार भी नहीं होंगे। ट्रस्ट वोट के दौरान आपने सेंधमारी कोशिश करी थी, ने कहा कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही गहलोत। मैंने कहा ना पूरी कांग्रेस एकजुट है। आपने सेंधमारी कोशिश की थी ट्रस्ट वोट के वक्त, क्या आप बीजेपी खेमे में सेंध मारेंगे? हमने कोई सेंधमारी नहीं करी। हमारे अपने पास इतना संख्या बल है कि हमारे पास और सरप्लस वोट। आप बीजेपी को चौंकाएंगे कहीं अपनी रणनीति से? हम निश्चित रूप से कांग्रेस की और मुख्यमंत्री जी की जादूगरी 10 तारीख को फिर देखने को मिलेगी। जादूगरी देखने को मिलेगी? क्या और ज्यादा वोट मिल सकते हैं आपको? मैंने कहा ना जादूगरी देखने को मिलेगी। तो महेश जोशी कह रहे हैं कि जादूगरी देखने को मिलेगी 10 जून को। जिस वक्त वोट डालेंगे तब उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में पड़ेंगे। तो इस वक्त बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भीतर हैं। इसके अलावा अब कांग्रेस के जो नेता उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। तो कुल मिलाकर आज जबरदस्त गहमा गहमी राजस्थान विधानसभा के बाहर। राज्यसभा के नामांकन आज दाखिल हो रहे हैं, आखिरी तारीख है। बाबूलाल, और जरा सा ये भी आप समझाएं, जो निर्दलीय हैं उनमें भी हमने देखा कि संयम लोढ़ा किस तरीके से लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। बाबूलाल, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
तो बाबूलाल से लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। घनश्याम तिवाड़ी वहां मौजूद हैं। तस्वीरों में आप वसुंधरा राजे को देखेंगे, गुलाबचंद कटारिया हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं। तो अपना नामांकन जो है वो दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंचे हैं घनश्याम तिवाड़ी। तो बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी का नाम सामने लाकर चौंकाया जरूर है, मैसेज भी दिया है, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तीन, उन तीनों को भी नामांकन दाखिल करने के लिए आज ही पहुंचना है। पहले वो तीनों मोती डूंगरी मंदिर गए, जहां पर उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए हैं। अब देखिए, घनश्याम तिवाड़ी का जो राजनीतिक जीवन रहा है उसे भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, बीजेपी छोड़कर भी वो गए थे कुछ दिनों के लिए, कांग्रेस के साथ भी रहे, पहले अपनी पार्टी भी बनाई, 2018 में विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन खुद की भी जमानत बचाने में सफल नहीं हो सके। 2020 में एक बार फिर से वो भाजपा में शामिल हुए। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सबसे पहले तो एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। अभी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, घनश्याम तिवाड़ी दिख रहे हैं, वहां पे बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं। क्या बीजेपी आलाकमान ने घनश्याम तिवाड़ी को उम्मीदवार बनाकर चौंकाया भी है और संदेश भी दिया है पार्टी को? देखिए, निश्चित रूप से इससे पहले भी ऐसा हुआ है, जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी अलग पार्टी बनाई, अलग चुनाव लड़ा और उसके बाद वापस बीजेपी में गए और उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करके राज्यसभा चुनाव में वो पहुंचे। इसी तरह का ये दूसरा उदाहरण है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है घनश्याम तिवाड़ी का कि उन्होंने पार्टी बनाई है और पहुंचे हों। ऐसा ही यूपी में भी कई नेताओं के साथ हुआ, कल्याण सिंह जी थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको गवर्नर बनाया गया। तो बीजेपी की ये रीति रही है कि जो नीतिगत आधार पर या किसी वैचारिक रूप से मतभेद हो गया, लेकिन पार्टी में वापस आता है, वरिष्ठता के आधार पर उसको वापस कंपनसेट किया जाता है। और लिहाजा यही घनश्याम तिवाड़ी के साथ हुआ। संघ पृष्ठभूमि के माने जाते हैं, कद्दावर नेता है। जो पार्टी बनाई भारत वाहिनी पार्टी, वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि संघ की अनुषांगिक पार्टी के रूप में ही उन्होंने काम किया, संघ की तर्ज पे ही उन्होंने काम किया और आखिर में उन्होंने वापसी भी कर ली। तो लिहाजा अब चूंकि यहाँ का भी अगर राजनीतिक बीजेपी की अंदरूनी राजनीति देखें, उसको भी एक बैलेंस करना था, उसको बैलेंस करते हुए आलाकमान ने जो फैसला लिया वो इस तरह से लिया है। जातीय समीकरण को भी यहाँ पर देखा गया है और उन सबको देखते हुए घनश्याम तिवाड़ी के नाम पर सहमति बनी, क्योंकि यहाँ से बताया जा रहा था कि जो बीजेपी के महासचिव है, प्रदेश महासचिव है, वो भी यहाँ से दौड़ में थे। दो जो पंडितों की दौड़ थी उसमें घनश्याम तिवाड़ी क्योंकि सीनियर लीडर के तौर पे माने जाते थे, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको ये टिकट लेने में उनको कामयाबी मिली। जी सुधीर, अब इसमें जरा सा एक और चीज आप जरा सा समझाएं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले हमने देखा था कैसे खेमेबाजी की बातें सामने आ रही थी। बात ये कही जा रही थी कि वसुंधरा राजे का एक अलग गुट है, सतीश पूनिया का एक अलग गुट है, उधर कटारिया और राजेंद्र राठौड़ वो अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी को मैदान में उतार करके बीजेपी ने जिस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि जो भी परेशानियां थी गुटबाजी चल रही थी, सबको साध लिया एक बार में। इन सभी तस्वीरों के जरिए तो कम से कम यही मैसेज लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक जो बड़ा केंद्र था राजनीति का बीजेपी का, वो थे घनश्याम तिवाड़ी। और घनश्याम तिवाड़ी को साधने का मतलब है कि प्रदेश में बीजेपी के आलाकमान ने यह तय किया कि इस गुटबाजी को किस तरह से विराम दिया जाए, ताकि 2023 का जो इलेक्शन हो वो बड़े शांतिपूर्ण बीजेपी लड़े और सरकार बनाने में कामयाब हो। तो ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की रणनीति के तहत इस तरह का आज जो कदम है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उठाया है। अब आप देखिए, एक समय था जब घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व मुख्य वसुंधरा राजे के आमने सामने थे। उन्होंने कई यात्रा भी निकाली, बंगला खाली कराने के भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन एक
वक्त ऐसा भी आया कि घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों मिलते हैं और अच्छे मेल भाव से मिलते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी जब दोनों मिल रहे थे कि शायद उनके गिले शिकवे पूरी तरह से अब दूर हो चुके हैं। वही गुलाब चंद कटारिया थे, वही घनश्याम तिवाड़ी थे जो कभी साथ होकर चले थे, लेकिन फिर बाद में 2013 के चुनाव के बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। विधानसभा में हम देखा करते थे कि विधानसभा में घनश्याम तिवाड़ी पूरी बीजेपी पार्टी को अकेले पार्टी में रहते हुए चुनौती खड़ी किया करते थे। अब वो सारे लीडर्स एक छत्र के नीचे आ गए। जो तस्वीरें जिस तरह से बयां कर रही है कि राजेंद्र राठौड़ भी वहाँ पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी वहाँ पे हैं, गुलाब चंद कटारिया भी वहाँ पे है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वहाँ पे हैं, तो यानी एक टिकट देके और फिर यहाँ की गुटबाजी की घनश्याम तिवाड़ी एक बड़ा केंद्र के तौर पे इस तरह से देख सकते हैं कि जब उनको टिकट दे दिया गया और सारे छत्रप एक जगह आज दिखाई दे रहे हैं, तो भविष्य की बीजेपी की राजनीति क्या होने वाली है ये समझा जा सकता है। जी ठीक है। अब सुधीर, मैं आपसे अब कांग्रेस की बात जरा सा करना चाहूंगा। कांग्रेस की स्थिति अगर हम समझें आपसे, 3 कैंडिडेट, अब जिस तरीके से अब 2 सीट तो पक्की है कि 2 में जीत मिल रही है कांग्रेस को, तीसरे के लिए चुनौती कितनी लग रही है? क्योंकि अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं, बयानबाजी खुलकर आ रही है। कुंदनपुर का जिस तरीके से वो मैसेज भी आया, लेटर भी आया, कितनी बड़ी चुनौती इसे देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए होने जा रही है, खास करके तीसरी सीट? देखिए, निश्चित रूप से इसकी तस्वीर 3 तारीख को जब साफ हो जाएगी कि क्या राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन जो परिस्थितियां बता रही है कि मतदान की दिशा में प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव है वो बढ़ रहे हैं। लिहाजा अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बार की चुनौती नज़र आती है, क्योंकि अंदर खाने जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि शीत युद्ध की स्थिति में पार्टी नज़र आ रही है, बयानबाजी पे बयानबाजी, कभी कोई नेता और कभी कोई नेता। लेकिन क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और सत्ता में जब जो पार्टी होती है वो सब चीज़ें आराम से मैनेज कर लेती है, अपने जो नाराज विधायक है उनकी नाराज़गी दूर कर लेती है। जहाँ तक के चुनाव की बात करें और वोटों की बात करें कि 108 विधायक बीजेपी के पास अभी मौजूदा स्थिति में है और एक विधायक के जीतने के कांग्रेस के पास, माफ करें, कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं और 41 वोट जीत के लिए चाहिए। ऐसी स्थिति में उनको 15 वोटों की भी फिलहाल आवश्यकता है, जिसमें 13 निर्दलीय है। लेकिन निर्दलियों के साथ एक बड़ा जोरदार जो राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया है कि ये पूरा ओपन वोट होता है। जो भी पार्टी के तौर पे चुनाव जीतकर वहाँ पहुँचे, पार्टी के जो ऑब्जर्वर वो वहाँ बैठते हैं, उनको वोट कास्ट किसको किया वो बाकायदा बैलेट पेपर दिखाना पड़ता है कि आपने इसको वोट किया है। लेकिन निर्दलीय ऐसे विधायक होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है, लिहाजा उनका वोट ओपन वोट डलता है, जैसे आम चुनावों में जिस तरह से डलता है। तो ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो आके रुक जाती है निर्दलीय विधायकों के ऊपर। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी पेचीदगियां बहुत भरी हुई है। मान लो कि कोई पार्टी के 3 विधायकों ने बहिष्कार कर दिया कि हम तो ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना समीकरण जो है वो क्लियर होगा 10 तारीख को जब वोटिंग होगी। देखना अहम होगा कि कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है तीसरी सीट को जीतना। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम विश्लेषण के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।